हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और मुंबई की खूबसूरत सी दोपहर और मेरे साथ एक ऐसे खास मेहमान हैं जिनकी फ़िल्में आपने महसूस की होंगी, क्योंकि इनकी जो फ़िल्में होती हैं वो ना सिर्फ म्यूज़िक से, स्टोरी से, बल्कि अपने इम्पैक्ट से आपको बांध के रख देती हैं। त्रिदेव, मोहरा, विश्वात्मा, लिस्ट इज़ लॉन्ग। मेरे साथ है मिस्टर राजीव राय और इनका बैनर त्रिमूर्ति फ़िल्म्स ने बहुत सारी फ़िल्में हमारे सिनेमा को दी हैं, लेकिन बतौर डायरेक्टर राजीव जी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है बेस्ट थ्रिलर्स बनाने का। बिकॉज़ मेरे हिसाब से एज़ अ सिनेमा एक्सपर्ट, आई थिंक गुप्त इज़ वन ऑफ द मोस्ट वेल मेड थ्रिलर्स इन इंडिया। और थ्रिलर के उसी जोन को ये एक बार फिर से 2025 में लेकर आ रहे हैं अपनी नई फिल्म जोरा के साथ। मैं हमेशा एज अ फिल्म एक्सपर्ट गुप्त को इंडिया की बेस्ट थ्रिलर मानता हूँ, क्योंकि वो ऐसी फिल्म थी जिसमें देश को एक्चुअली हिला दिया था। आज के लोग नहीं समझ पाए, इतना ओटीटी का ज़माना है, हर तरफ थ्रिलर्स बन रही हैं, लेकिन वो फिल्म ने उस वक्त शेक कर दिया था। 1997 में उस पर कॉलेज में था ना, आई वाज लाइक 2 days आई वाज लाइक इन द शॉप। सो दैट्स द होल आइडिया ऑफ अ थ्रिलर। अभी 2025 में आप थ्रिलर लेके आ रहे हैं, लेकिन अब कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। ओटीटी पे मतलब किलो के भाव से, होलसेल के भाव से थ्रिलर्स आ रही है। ऐसे में जोरा आप जो लेकर आए हैं, कितनी थ्रिलिंग है? इस घटना के पीछे किसका हाथ है? जोरा। देखिए, मैंने सबसे पहले ये फिल्म जो बनाई, ये ओटीटी के लिए नहीं डिज़ाइन की। तो मैं ओटीटी बहुत ज़्यादा देखता नहीं हूँ, पर कुछ फिल्में देखते हैं और सुनने में आता है कि मर्डर मिस्ट्रीज बहुत बन रही हैं। फिर वो ठीक है, क्योंकि जब आप सिनेमा सोचते हो तो आपका पूरा आउटलुक, उसकी ट्रीटमेंट फिल्म की एकदम अलग हो जाती है, मेरा ये समझना है। तो ये फिल्म क्योंकि मैंने बनाई है 2 करोड़ पे, पर मैंने बनाई है सिनेमा के लिए, और जो ओटीटी का बजट होता है वो 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है। तो बजट ओटीटी फिल्मों का बहुत हाई हो सकता है, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक जो ऑडियंस जो आप सोचते, अब ऑडियंस जब सिनेमा बनाते ऑडियंस को माइंड में रख के बनाते, तो जब आप ओटीटी का काम करते हो आपकी ऑडियंस बदल गई। तो मेरी ऑडियंस वही है जो थी मोहरा टाइम में या गुप्त में, जो आज भी है, जो आज भी कमर्शियल पिक्चरें कितनी चल रही हैं, जैसे गदर 2 चली या पुष्पा 2, दीज आर मास काइंड ऑफ कमर्शियल। तो ये जो ऑडियंस जो थिएटर में अभी भी आ रही है, तो मैं जहाँ तक हो सके, बजट मेरा भले छोटा है, लेकिन मेरी जो कहानी है, जो ट्रीटमेंट है, जो एक आपको 2 घंटे में पूरी कहानी कहनी होती है। टेलीविज़न में आपको टाइम ज़्यादा मिलता है, स्पेशली अगर आप वेब सीरीज कर रहे हो, पर अगर आप टेलीविज़न के लिए फ़िल्म बना रहे हो तो शायद वो भी छोटी होती है, लेकिन उसमें जो मैंने देखा है, जो थिंकिंग होती है, जो एक एंटरटेनमेंट, दे आर नॉट केटरिंग कि यहाँ पर लोग हंसेंगे या रोएंगे या ताली पड़ेगी या यहाँ पर एक ऑडियंस का रिएक्शन मिलेगा, क्योंकि ऑडियंस है नहीं, आप अकेले देख रहे हो। तो हम लोग जब बनाते हैं तो हमको एक ऑडियंस हमेशा एकदम आगे रहती है, ये उनको खुश करना है। अच्छा, वो टिकटें भी ले रहे हैं, ओटीटी में कोई टिकट नहीं लेता, आपने सब्सक्रिप्शन ले ली, महीने भर आप उस पर 3000 पिक्चरें देखो उधर बैठ के, तो आपके लिए तो फिल्म फ्री है। तो वैसे भी मैंने क्या देखा, जब फिल्म फ्री होती है ना, तो रियल जज पिक्चर का कब होता है, जब आप टिकट लो फिर अच्छा बुरा बोल, क्योंकि आपको लगता है मेरे पैसे बर्बाद हुए। ओटीटी में आपको नहीं लगेगा, क्योंकि वो ये चलो फास्ट फॉरवर्ड कर लो, आगे बढ़ जाओ। ये तो मैं हूँ सिनेमा का आदमी, और मैं पता नहीं कब तक फिल्में बनाऊँगा, लेकिन मैंने सोचा जब तक हूँ तो मेरे को कोशिश होनी चाहिए। अब लोग ये कह रहे हैं कि आपने इतनी छोटे बजट की क्यों बनाई, उसका बहुत रीज़न्स हैं। तो ऐसा है कि बनाई तो गुप्त को लेके माइंड में नहीं बनाई, लेकिन गुप्त एक थ्रिलर थी जो मैंने लिखी थी, ये भी मैंने लिखी है। खंजर फेंक दो ईशा। नहीं साहिल, मुझे छोड़ दो साहिल। जोरा को ढूंढो। तो वो जॉनर मुझे बहुत पसंद है, और घड़ी घड़ी आप नहीं कर सकते। इसके आगे अगर मैं कभी करूँगा, इसका 1-2 पार्ट बनाया, मतलब है 2 फिल्में हैं, पर अगर मैं आगे अगर मैंने काम किया तो मैं ट्राई तो एक्शन के ऊपर थोड़ा जोर दूंगा, मुझे पसंद है। तो ये जो फिल्म थी, क्योंकि एक गुप्त बन गई थी, तब पहले तो मुझे लगा फ्लूक में हिट हो गई, क्योंकि उसमें मैंने हार्ड वर्क किया, बस सब बोलते थे मत बनाओ, वो किलर पता चल जाएगा, मंडे से कोई देखने नहीं आएगा, आपको किलर पता। तो मैं बहुत सोचा उसके बारे में, मैंने बोला ठीक है, अच्छी फिल्म बनाओ, देखी जाएगी। तो मैंने कान बंद कर दी, इसमें भी मैंने कान बंद कर दिए। तो लोग बोलते लो बजट मत बनाओ, कास्ट लो, ये जो भी मेरे को जिसने कहा, मैंने वही किया जो मुझे करना है। मैं चाहता था कि 20-30 लोगों को चांस दूँ। ओके, एक इतनी बड़ी कंट्री है,
और कहीं इतने एक्टर्स घूम रहे हैं, तो अच्छा नहीं लगता। आप हमेशा स्टार्स ही लेते, तो थोड़ी सी मेरी एक कोशिश ये थी कि एक दिन अभी आपकी एज होती है तो आप भगवान का सोचते हो, तो सोचते कुछ ऐसा काम करो जो ऊपर वाला थोड़ा खुश हो जाए आपसे। तो और चांस भी देना चाहिए, कभी कभी नए लड़के निकलते हैं, कभी कभी नहीं निकलते। तो मैंने पूरा अपने आप को इस पे बदल दिया, एकदम टोटल यू टर्न किया, बजट का भी यू टर्न किया, सेट भी नहीं बनाए, गाने भी नहीं डाले। तो मैंने वो सारी चीज़ें की जो एक स्मॉल बजट फिल्म में होनी चाहिए, पर फिल्म A1 होनी चाहिए। बचपन से देखता आ रहा हूँ, पहचान नहीं पाती। कुछ भी आप करो, फिल्म के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, कि वो मुझे मंजूर नहीं है। कि मैं नहीं चाहता कि ऑडियंस आए और बोले ये फिल्म अच्छी नहीं लगी या अच्छी बनी नहीं। हालांकि 2 करोड़ या 3 करोड़ में लैंडिंग कॉस्ट 4-5 होती है, पर शूटिंग मैंने अंडर 2 की। तो मेरे माइंड मैंने सब्जेक्ट वैसे लिखा जिसकी रिक्वायरमेंट कम थी। तो इसमें अगर आप 10 करोड़ और लगा दो, उसमें कोई कहानी, इसको वेस्ट होगा। कई पिक्चरें ऐसी होती जो कमरे में बन जाती। अभी इत्तेफाक एक फिल्म थी, बंगले में बन गई थी। तो इट डिपेंड्स, आपने सब्जेक्ट कैसे लिखा, उसको आप कैसे डिज़ाइन कर रहे हो, और उसको आप ऑडियंस के आगे जब फिल्म पहुंचती है, उनको ये नहीं बोलना चाहिए कि आपको ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहिए तो ये अच्छी बनती। तो वो मेरे को बहुत दुख होगा अगर लोगों ने ये कहा, क्योंकि मैंने इसमें कहते आई एम नॉट लेफ्ट एनी स्टोन अनटर्न। जितना मेरे से हो सकता था कि फ़िल्म बहुत मेहनत खूबसूरती के साथ डिज़ाइन हुई, बनी, और मैंने 5 कैमरों के साथ शूट की, और मैंने एक लोकेशन में जाके शूट की। हम 60 डेज से ज़्यादा थे, तो मैंने कहीं कमी नहीं छोड़ी कि दिन कम करो, क्योंकि एक्टर्स नए थे। तो मुझे पता था मुझे थोड़ा टाइम हल्का सा ज़्यादा देना पड़ेगा, इसलिए ज़्यादा देना पड़ेगा। कई बार वो थोड़ा डर भी जाते हैं, कोई बड़ा डायरेक्टर हो, उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं। 3-4 छोटे छोटे एक्टर लिए, सब रिहर्सल, कैमरा ऑन होता तो एकदम वो ब्लैंक फ्रीज हो गए। तो मैंने बोला क्या हुआ, तो बहस समझ में नहीं आया मुझे। फिर वो मेरे जो हैं पार्टनर, अपना मेरे जो साथ काम करते हैं, राशिद रंगरेज, मैंने बोला आपने इनको डायलॉग दिए नहीं, बोलते नहीं, वो डर गए आपको देख के। लेकिन न्यूकमर्स की बात चली है तो राजीव राय और त्रिमूर्ति बैनर ने, अर्जुन रामपाल, दिव्या भारती, ढेर सारे न्यूकमर्स को आपने लॉन्च किया है। तो त्रिमूर्ति संगीता हमेशा, बिजलानी भी है। संगीता बिजलानी, जी हाँ। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो हाँ। त्रिमूर्ति ने और लॉन्च भी किए। 2-3 होंगे जी, तो आपने भी और आपके पिताजी गुलशन राय जी ने भी हमेशा नए लोगों को चांस दिया है। तो आई थिंक उस परंपरा को ही आपने आगे बढ़ाया। बिल्कुल। पर हम लोग क्या करते थे, स्टार स्टडेड फिल्म बनाते थे, स्टार का मल्टी स्टार। तो जितनी पप्पा ने बनाई, मेरे को बोलते थे बेटे कुछ भी करो, नए लोग लो। पूनम ढिल्लों को हमने, जब नूरी में पप्पा का फाइनेंस था, जहाँ तक याद है त्रिशूल में थी वो, तो नहीं थी, और डैडी का हाथ था उनको लाने में। तो ऐसा नहीं, नए लोग तो इंट्रोड्यूस होने चाहिए, लेकिन साथ साथ वो ये बोलते थे तो बहुत मेहनत करते हो, इतनी मेहनत मत करो, धूप में खड़े रहते पूरा टाइम। बड़े एक्टर ले लो, वो सब काम कर लेते हैं, ऑडियंस देखने आ जाती, तो उनको देख के, मेरे को देख के उनको बहुत दुख होता था। तो वो बोलते थे ये मत। पर मेरा हमेशा मन था कि यंग एक्टर्स लो, थोड़े से जो फ्रेश फेसेस हैं वो लो, तो लोगों को भी मज़ा आता है। कई बार वही है, तो पुराने एक्टरों में कोई हार्म नहीं है, वो ऑडियंस पुल इन करते हैं, उनका भी रीज़न है। जो स्टार्स होते हैं, ऐसे तो स्टार्स नहीं बने, वो भी बहुत मेहनत के बाद आदमी स्टार बनता है। तो आई वुड लव टू वर्क विद स्टार्स, ऐसी कोई बात नहीं। पर क्योंकि मुझे बजट इसका बहुत ही कम रखना था, मुझे अपने आप को प्रूव करना था कि मैं 2-3-4 करोड़ में फिल्म बना सकता हूँ, और जैसा भी है ये रिस्क ले रहा था। तो ये मेरे लिए जो चैलेंज था, मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि मैंने किया नहीं था। मैंने नूरी में, मैं असिस्टेंट था नूरी फिल्म में, वो ऐसी थी, नए लोगों के साथ थी, तो वो मुझे याद थी। तो मैं बोला ऐसा कुछ डिफरेंट करो यार राजीव। अब मैं भी इतनी पिक्चरें देखता हूँ, लोगों का कंप्लेन बहुत आता है कि स्क्रिप्ट ठीक नहीं है, एडिटिंग, हम बोर हो गए, या ये हो गया। तो मैं तो क्रिटिक नहीं हूँ, और मेरे को ज़्यादा करके हर फिल्म अच्छी लगती है। आप मुझे बुरी सी बुरी भी फिल्म दिखाओगे तो मुझे कहीं ना कहीं अच्छी लग जाती। एक तो मैं प्रोड्यूसर के बारे में सोचता हूँ, तो मुझे अरे इसने इतनी मेहनत की, इतने पैसे लगाए, इसने ये कैसे किया। मैं कई बार फिल्म देखता भी नहीं हूँ, तो मुझे लगता है नहीं नहीं अच्छा बोलो यार, ये मैं समझ रहा हूँ उसके पीछे क्या हुआ है। और फिल्म लोगों को बहुत कई बार बोरिंग लग जाती है। तो एडिटिंग
भी लोगों को सही कर थोड़ी बहुत ध्यान देना चाहिए। आज के टाइम में लोगों के पास टाइम नहीं है। आज अब सब फ़ोन पर लगे हैं, अब फिल्म में जाने का टाइम नहीं है, अब घर में टाइम नहीं है, काम में टाइम नहीं है, ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। और इतनी चीज़ें दुनिया में हो रही है कि पहले 3 घंटे कम होते थे फिल्म के लिए, आज 2 घंटे ज़्यादा हैं। और अगर आप इंग्लिश पिक्चरों को देखेंगे, ऑन एन एवरेज 90 मिनट्स की होती है, और उस पर टाइटल्स गिनो तो कैसे बोल देते हैं कहानी। और आपको कहीं नहीं लगता है कि आपने पूरी कहानी नहीं देखी। भले पिक्चर नहीं अच्छी लगी वो अलग है, पर आप कोई भी इंग्लिश पिक्चर देखोगे 90 मिनट्स की, आपको कंप्लीट फिल्म दिखती है। पर हम लोग कहाँ 90 मिनट्स की फिल्म बना रहे हैं, तो हम लेकिन कर ही हमारा नहीं रहे। फॉर्मेट ही है म्यूजिक, डांस, इट्स दैट्स आवर ट्रेडिशन, वो हमारी पहचान है। जी देखिए, वो तो ठीक है, अगर आप म्यूज़िक डालोगे तो आपको आधा घंटा ऐड करना, और वो पहचान है, सही कह रहे हो आप। पर फिर वक्त का क्या होगा, आपके समय का क्या होगा? अगर आपने आधी फिल्म देखी, फिर आपने बोला अभी मैं इंटरवल में जा रहा हूँ, तो कैसे लगेगा? फिर क्या वो उन गानों की ज़रूरत है? तो ये सोचने वाली बात। मैं ये नहीं कह रहा गाने नहीं होने चाहिए, मैं ये कह रहा कि आप कैसे भी करके एडिटिंग सही होनी चाहिए, कि आपका 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं हो, 30 सेकंड भी एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, जो कि आज वो शार्प नहीं कर रहे पिक्चर को। मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सांसों में तू, मेरी बाहों में तू। तो मेरे साथ मिस्टर राजीव राय हैं, और राजीव राय का नाम सुनते ही मेरे जहन में चित्रहार चल पड़ता है। मतलब 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, ओए ओए से लेकर इवन असंभव के गाने, जो लास्ट फिल्म थी उसके गाने भी बहुत अच्छे थे। और राजीव राय और विजू शाह का कॉम्बिनेशन इज लाइक डायनामाइट। तो कहाँ से विजू झा से आपकी मुलाकात हुई थी? कल्याण जी रंज के वो फैमिली से आते हैं, तो मुलाकात कैसे हुई? बिल्कुल, मेरी पिताजी की पहली फिल्म, गुलशन राय जी की पहली फिल्म थी जॉनी मेरा नाम। तो उस वक्त कल्याण जी भाई थे, कल्याण जी आनंद जी, तो ये 2 भाई हैं। और तो वो डैडी की बहुत दोस्ती थी, और उन्होंने फैंटास्टिक म्यूज़िक दिया था। और उसके बाद जैसे डायरेक्टर की इच्छा होती है, डैडी वही म्यूज़िक डायरेक्टर ले लेते थे। तो फिर जब मेरा टर्न आया, तो मैंने बोला भाई मेरी तो जान युद्ध पहचान, आपकी पहली फिल्म पहली थी। युद्ध थी। उसमें भी गाना बहुत अच्छा था, क्या हुआ क्या नहीं। क्या हुआ क्या नहीं। यहाँ पर मिसेस अंबानी जैकी श्रॉफ के साथ नजर आ रही है। यस, इट वाज अ वेरी नाइस सॉन्ग। तो वो बख्शी साहब का लिखा हुआ था, और उसमें मैं आपको कह दूँ, कल्याण जी भाई, कल्याण जी आनंद जी का नाम था, पर काम एक गाना छोड़ के सारा काम विजू नहीं किया मेरे साथ। वो सारा मतलब उनका कंट्रीब्यूशन होता था। पर रिकॉर्ड में मैंने उनके पिताजी से परमिशन ली एक गाने के बाद कि मेरे को ये लड़का बहुत पसंद है। कल्याण जी भाई के पास में गया, डैडी को बोला कि मैं इसके साथ काम कर लूँ, आपको बुरा लगेगा? बोले मेरे को बुरा क्यों लगेगा, मेरा तो बेटा है, तुमको जो करना है करो। तो हम उनसे एडवाइस लेते थे, गाइडेंस लेते थे। पर मैंने विजू को बोला यार मेरे को वही करना है जो चाहिए, और ये ऐसे चाहिए। तो विजू के साथ मेरी बहुत पुरानी दोस्ती है, युद्ध से है, दूसरे गाने से। तो ये बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉनिक सिंथेसाइज़र, उनसे बेटर कोई नहीं है। तो मैंने इनको पकड़ा, दोस्ती हुई, गाने बनाए सारे। मोस्ट ऑफ माई लाइफ में म्यूज़िक उनका ही है। और आनंद जी के साथ मेरी बहुत दोस्ती थी, आज भी वो हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। वो एडिटिंग में आते थे, वो लोग बहुत अच्छा फिल्म को शार्प करते थे, आनंद जी और विजू दोनों बैठ के, वो 1 सेकंड नहीं जाने देंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब म्यूज़िक डायरेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन सिर्फ म्यूज़िक में नहीं होता है, एडिटिंग में भी होता है। आज भी आपके गाने लाइक 7 समुंदर पार पार्टी में ना बजे, जो मतलब अगर थोड़ी भी 90s का एक क्राउड है तो दैट सॉन्ग इज अ मस्ट प्ले। Yes. सो दोस व्हाई दोस सॉन्ग्स हैव अ सो मच अपील। आज भी कहीं रील में वो गाने बजते हैं। देखो, इसमें क्या है कि बचपन से मैं म्यूज़िक का शौकीन रहा हूँ, और मैंने हिंदी गाने उतने ही सुने हैं जितने इंग्लिश। तो ऐसा नहीं कि मैं अंग्रेज़ी गाने सुन के बड़ा हुआ। तो मुझे ओपी नैयर मेरे फेवरेट म्यूज़िक डायरेक्टर होते थे, पंजाबी, मैं पंजाबी हूँ, तो मुझे उनका म्यूज़िक, वो घोड़ा गाड़ी की जो बीट होती थी बहुत अच्छी लगती थी। और आज भी मैं उनको बहुत याद करता हूँ। मैं उनको एक्चुअली, मुझे नहीं लगता मैं कभी मिला, पर मेरे को उनके गाने बहुत पसंद थे। तो ऐसे और भी सब म्यूज़िक डायरेक्टर फिर मेरे फेवरेट बने थे। R.D. बर्मन, S.D. बर्मन तो थे ही, प्यारेलाल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी भी तो थे ही, लेकिन उससे पहले जैसे शंकर जयकिशन हुए या नौशाद है, इतने अच्छे अच्छे डायरेक्टर। जैसे एक मुझे अभी भी याद है एक फिल्म रवि, 2 बदन पप्पा ने रिलीज़ की थी, अरे क्या म्यूज़िक था 2 बदन। अगर आप मनोज कुमार की फिल्म देखिए, ऐसा म्यूज़िक ही नहीं बना,
तो ऐसा म्यूज़िक ही गायब हो गया। मतलब मैं कभी कभी रेडियो पर गाना सुनता हूँ, मैं बोला क्या हो क्या गया है, तो वो नहीं बनते गाने, ना लिखे जाते हैं। तो मेरे को म्यूज़िक का अंदर से इतना शौक़ था कि मुझे लगता है 4 घंटे रोज़ दिन के, एवरी डे ऑफ माई लाइफ मैंने म्यूज़िक सुना है पूरी ज़िंदगी। तो वो करते करते जब विज्जू मिला, विज्जू भी 4 साल से क्लासिकल सीख रहा था। पापा ने उसको जो है हारमोनियम पर बिठाया, उसकी तस्वीर देखी, मैं बोला तो कितना क्या है उम्र है, बोलता मैं 4 साल का हूँ तो हारमोनियम बजा रहा है। तो ये क्या होता है कि एक आपको ये इसका अभ्यास करना पड़ता है। ऐसे नेचुरल कुछ चीज़ें आती हैं, नेचुरल के अलावा आपका इंटरनल इंटरेस्ट क्या है और आप कितना ग्रैस्प करते हो, लोगों को क्या सुनना है, आपको नया क्या देना है, आपको कौन सा गाना पसंद आता है। तो आप जब गाना घर लेके जाते हो, मैंने 1-2 गाने रिकॉर्ड किए जो मुझे नहीं पसंद है, मैंने छोड़ दिए, पर बहुत कम होता है। तो ज़्यादा करके जो हमारा विज्जू और मेरा जो कंट्रीब्यूशन सक्सेस का जो मैं सबसे ज़्यादा दूंगा वो बख्शी साहब को दूंगा, आनंद बख्शी। हाँ, उनका बहुत हम दोनों से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उनका है। तो क्या होता है, जो पर्सन जो लिखता है कहानी को उसके अंदर वर्ड्स में डालना होता है, सिचुएशन भी संभालनी होती है, जो हमने ट्यून बनाई उसके अंदर भी लिखना होता है, और हर गाने में अलग लिखना होता है। बहुत डिफ़िकल्ट जॉब है ये। तो ये लकी रहा मैं अपनी लाइफ में कि मुझे विज्जू मिला, बख्शी साहब मिले। तो ये हम तीनों का जो कॉम्बिनेशन जो आप गाने बोल रहे हैं, ये वन मैन शो तो कभी होता नहीं है। तो ये कॉम्बिनेशन में काम हुआ, और मुझे तो मतलब विज्जू के साथ अभी भी जो फिल्म की इतने सालों के बाद, तो मेरा तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसके बगैर काम करना। तो वो मेरे को समझता है, मैं उसको समझता हूँ। भले अब कभी हो भी सकता है अब गाना अच्छा नहीं बनाए, मैं ये नहीं कहता, ज़रूरी नहीं होता कि हर गाना आपका हिट है, पर आई थिंक 90% तो हमारे गाने अच्छे होते हैं। तो ये एक सिंक्रोनाइजेशन होती है, पता नहीं कुछ मुझे कभी कभी लगता है पिछले जन्म के संस्कार हैं क्या है ये समझ में नहीं आती बात। तो ये म्यूज़िक पिवटल रोल प्ले करता है हिंदी पिक्चरों में। और जैसे आपने 7 समुंदर की बात की, कैसे बना, क्यों बना, मैंने सुना वो कीनिया में आपने जिस नाइट कीनिया में शूट किया था, बबल डिस्कोथेक में, वहाँ सेट नहीं बना पाया जी। और मैंने वहाँ लोकेशन हंटिंग बहुत की थी। और सेट के ऊपर मुश्किल होता है गाना, क्योंकि फ्लोर स्लिपरी होता है, और दूसरी चीज़ें होती, लाइटिंग करना मुश्किल होता है, क्योंकि इट इज़ अ डिस्कोथेक। सेट होता है, उसमें लाइटिंग की जगह होती है, इसमें लाइटिंग की जगह नहीं होती। खैर जो भी है, मेरे को करना वहीं था, और आई एम हैप्पी कि वो गाना निकल पड़ा। मुझे नहीं पता कि उस वक्त निकला था उतना बड़ा हिट है, लेकिन आज तो बहुत बड़ा हिट है। और टिप टिप बरसा पानी आज बहुत बड़ा हिट है। टिप टिप बरसा पानी। उस वक्त तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। आज भी वो गाना अच्छा है, पर वो इतना सुन लिया कि अभी उनका ध्यान टिप टिप पर थोड़ा चला गया है। तो ये एक कुदरती होता है। अब आप मेरे से सवाल पूछते आप में क्या गुण है, आप कैसे करते हो, क्या टैलेंट है। ऑफ कोर्स विज्जू इज़ वेरी 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 टैलेंटेड, देयर इज़ नो डाउट। वो बचपन से म्यूज़िक सीख रहे हैं, उनको हर एक राग पता है, उनको इंग्लिश सिंथेसाइज़र बजाना आता है, वो इंग्लिश नोटेशन समझते हैं, क्लासिकल म्यूज़िक को टू द कोर समझते हैं। अभी मैंने एक पिक्चर अभी की, उसमें मेरे को ये बीन था, सांप का बजाना था, तो उनको एग्जैक्टली पता था कैसे होता है, ये नोट्स नहीं निकलेंगे। एक बोलता है इंस्ट्रूमेंट था 40 साल पहले जो बीन की साउंड निकालता था, वो मैं विश्वासों ढूंढता में भी एक बीन की साउंड थी। हाँ, जो चंकी पांडे बजाते थे वो इंस्ट्रूमेंट। नहीं वो बीन नहीं थी, क्या था? वो नहीं, बीन नहीं थी, बीन थी इनके पिताजी की साउंड थी। वाह। तो मैंने बोला यार मेरे को वो नोट्स नहीं चाहिए, पर मेरा एक सिचुएशन अगली फिल्म में ऐसी है कि मेरे को ऐसे ही लगा एक ये साउंड मेरे को चाहिए। तो बोलता है ये साउंड जब हमने जब की थी तो डैडी ने वो इंस्ट्रूमेंट सीखी थी कि अगर आप बीन लाओगे तो उसका एक ही नोट निकलेगा तो उसको बजा ही नहीं पाओगे। जो ये ट्यून मैं बजा रहा हूँ, जैसे आपने सिंथेसाइज़र पर या हारमोनियम पर ट्यून बजाई, अब हम बीन वाले को लाएंगे, बोलेंगे इसको कॉपी करो, बोलते ये होता कर ही नहीं सकता इंस्ट्रूमेंट। तो बोलता है एक इंस्ट्रूमेंट थी जो वही साउंड सी, इसमें बहुत जानकारी होनी चाहिए हर चीज़ की। मतलब आपको वेस्टर्न म्यूज़िक की भी होनी चाहिए, आपको क्लासिकल म्यूज़िक की 100% जानकारी होनी, आपको ये पता होना चाहिए कि आवाज़ अच्छी है कि नहीं है, ये आवाज़ की रेंज क्या है, ये आवाज़
थिन है, क्या इसमें कैसे उसको संभालना है। तो म्यूज़िक डायरेक्टर्स जो होते हैं उनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मुझे मतलब मेरे लिए तो बिज्जू से बेटर कोई है ही नहीं। मैं उससे कोई भी सवाल म्यूज़िक का कुछ भी करूँ उसके बाद जवाब होगा और एकदम सोच समझ के करेक्ट आंसर देगा, इसको ऐसे नहीं करते, ये अच्छा है, बुरा है, ये है, वो है। प्लस वो क्रिएटिव है। तो म्यूज़िक ऑलराउंडर, यू हैव टू बी ऑलराउंडर। तो एक दिन मैंने बोला, तू सब जानता, तूने कभी गाना नहीं गाया, तो एक गाना भी मैं तेरे से गवाने वाला हूँ। नहीं, मैं गा नहीं सकता। आई एम श्योर आगे ज़रूर विजू शाह की आवाज़ सुनने को मिले। लेकिन राजीव जी, आपको मैं एक थोड़ा सा, इतनी सारी आपने फिल्में बनाई हैं, बॉम्बे में पले बड़े, लेकिन इसी बॉम्बे ने बहुत कुछ आपसे दिया और बहुत कुछ छीना भी। 1997 में जो हुआ था, हाउ डू यू लुक बैक, यू नो दैट वाज अ डार्क टाइम। उसी वक्त आपकी हिट फिल्म भी आई थी, लेकिन ये भी हुआ, तो क्या हुआ था एग्जैक्टली? कहते हैं हर आदमी का अप एंड डाउन होता है और हर आदमी के लाइफ में नहीं आना चाहिए, पर कभी कभी डार्क पीरियड आ जाता है जो जिसका जवाब नहीं मिलता, आंसर नहीं मिलता, आपको भी समझ में नहीं आता क्यों हुआ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तो मेरे साथ क्यों। तो उस टाइम मैं ये जब मेडिटेशन करता था तो मैं यही बोलता था, भगवान जो मेरे साथ हुआ है किसी और के साथ नहीं होना चाहिए, मैं सह लूँगा। लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं उसका कोई जवाब नहीं, और एक माहौल कंट्री में ऐसे हो जाता है, शहर में हो जाता है, जो लोग क्राइम करते हैं, मुझे नहीं लगता वो रियल क्रिमिनल्स भी हैं, वो भी फंस जाते हैं, वो भी गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। तो मैंने तो देखो ये नहीं कह रहा हूँ कि डिप्लोमेटिक नहीं बन रहा हूँ, मैंने दिल से सबको माफ़ कर दिया और मैंने सोचा पता नहीं किसकी क्या मजबूरी है, पर ये सब करना नहीं चाहिए। जहाँ तक हो सके, आज भी क्राइम होता है। बट डू यू थिंक बॉलीवुड इज अ सेफ प्लेस टू वर्क नाउ यस, देन एट दैट टाइम इन 90s? इट वाज अनसेफ फॉर कुछ समय के लिए। ऐसे नहीं था कि पूरा अनसेफ था, लोग काम कर रहे थे, पर थोड़ा डर तो था, पूरी कंट्री में डर था। उस टाइम कॉल पूरे शहर में आ रहे थे। तो हमको लगता है कि सिर्फ बॉलीवुड, क्योंकि बॉलीवुड के लोग पॉपुलर नोन हैं, फेस नोन है उन लोगों का, पेपर वाले उनको कवर करते हैं, तो लोगों को लगा भाई इनके साथ ही हो रहा है। पर अगर आप बाहर झांक के देखते तो मेरी बिल्डिंग में 2 लोगों को फ़ोन आ गए जिनका फिल्मों से कोई लेना देना नहीं है। अब वो क्या है, फेक कॉल थे, ये था, वो तो मुझे डिटेल कुछ पता नहीं, तो मैं डिटेल में ज़्यादा घुसा ही नहीं। मैंने अपना माइंड बंद कर दिया। तो मुझे पता था ये एक दौर है, एक तूफ़ान हरिकेन आया है, निकल जाएगा, और अच्छी चीज़ तो नहीं हुई, कंट्री के लिए भी अच्छी नहीं होती। और जो लोग कर रहे हैं वो भी एक्चुअली सफ़र ही करते हैं एंड में। देखो, क्राइम का एंड तो अच्छा नहीं होता है, जो भी क्राइम के रास्ते में जाएगा उसका अंत ठीक नहीं होगा। तो मैं तो यही बोलता हूँ लोगों को कि यार ठीक रहो, ऑनेस्ट रहो, ये सब मत करो, क्योंकि फिर ये सही नहीं होगा। आप कहाँ जाओगे, कहाँ भागोगे, कब तक भागोगे? तो क्या, मेरे पास जवाब नहीं है। मेरे साथ हुआ, जी हाँ हुआ, क्यों हुआ मुझे नहीं पता, और मेरी ज़िंदगी इम्पैक्ट हुई, इफ़ेक्ट हुई, जी हाँ हुई, और नहीं होनी चाहिए थी। आज शायद मैं कोई दूसरा आदमी होता अगर ये हादसा मेरी ज़िंदगी में नहीं होता। तो मेरी किस्मत में लिखा था तो हुआ, मैं भी भगवान चाहते थे हुआ, मुझे नहीं पता। तो जो भी हुआ मेरे लिए एक लेसन था, तो मैंने उसको एक गुड वे से लिया और मैंने उसको एक पॉजिटिव वे से लिया कि चलो आज मैं ज़िंदा हूँ, अलाइव हूँ, आज मैं ज़ोरा तो बना पाया हूँ। तो ठीक है यार, जो भी है, पिछली बातें जो कहते ना भूल जानी चाहिए और वो दरवाजे बंद कर देने चाहिए, और लोगों को डराना भी नहीं चाहिए, लोग बुरा भी नहीं बोलना चाहिए लोगों के बारे में, क्योंकि मैं नहीं जानता। देखो, जो अगर वहाँ एक आदमी बंदूक उठा रहा है, मुझे नहीं पता उसकी मजबूरी क्या है, तो वो भी शायद कभी कभी दिमाग नहीं ठीक रहता या आप गलत राह पर चल पड़ते। इसके ऊपर तो इतनी फिल्में बनी, हमारी 90% बॉलीवुड की पिक्चरें ही ऐसे कैरेक्टर्स के ऊपर होती है। तो ये जो चीज़ें हैं ये अफेक्ट करती हैं लोगों को, और ना हो तो बेटर है। और मैं भी इफ़ेक्ट हुआ था, और नहीं होता तो मेरी ज़िंदगी आज अलग होती। ठीक है, जो है सो क्या बोले। आपने न्यू कमर्स को अब तो लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन आपकी एक ऐसी आपकी कंट्रीब्यूशन है, दिव्या भारती को आपने लॉन्च किया था। दिव्या जी बहुत कम टाइम में रही, लेकिन आज भी उनकी रिकॉल वैल्यू, आज भी दिव्या को लोग याद करते हैं, उनके फैंस। तो दिव्या भारती को कैसे आपने चुना था इस फिल्म के लिए? उसके फैन भी याद करते, एक तो 7 समुंदर पार है, तो मेरी वजह से नहीं करते। लोगों को इतना पता नहीं है कि मैं उनको लाया, अगर मैं नहीं होता वो नहीं होती फिल्मों में। तो ठीक है, लोगों ने उनके साथ हिट फिल्में बनाई, उन्होंने क्रेडिट लिया। और मोहरा में भी आपने वो शूटिंग कर ली थी। हाँ, मैंने 10 दिन शूटिंग की थी।
और फिर वो गुज़र गई। जब वो आई थी तो वो बहुत स्ट्रगल कर रही थी, बहुत यंग थी। वो 4-5 डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स ने रिजेक्ट किया था, रोई भी थी। मैं पहले उनको लेना नहीं चाह रहा था, बाद में मुझे बहुत अफसोस हुआ। मुझे वो बहुत ही अच्छी लड़की लगी, बहुत ही अच्छा स्वभाव था, नेचर थी, आत्मा थी। कभी कभी मुझे लगता है अच्छी आत्माएं जो हैं भगवान ले लेता है धरती से। जैसे आपकी फिल्म का ही गाना है ना, जो विश्वात्मा का टाइटल ट्रैक भी कुछ यही ऐसा ही कुछ है, ऐसा ही कुछ। आदमी जिंदगी और ये आत्मा। तो ऐसा है कि अभी क्यों लोग आते हैं, क्यों जाते हैं, इसका तो जवाब ना आपके पास है ना मेरे पास। तो ना कभी कभी डॉक्टर भी नहीं बचा पाते, और कभी ऐसा एक्सीडेंट होता है बच ही नहीं सकते। आज आप प्लेन में बैठे हो, क्या होगा सब। तो ये चीज़ें आपकी, जो चीज़ें हाथ में नहीं हैं उसका जवाब आपको मिलने वाला नहीं है। और यही है कि शी वॉज अ ब्यूटिफुल पर्सन, ब्यूटिफुल सोल, वेरी नाइस टू वर्क विद, वेरी 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 टैलेंटेड, एंड बहुत मैं उनको मिस करता हूँ। मुझे लगता है मेरे से ज़्यादा तो पूरा बॉलीवुड मिस करता है, और बॉलीवुड को इनको मिस करना भी चाहिए। ज़माना बदल गया है, नया ज़माना आ गया है। सैयारा जो हिट हुई अगेन न्यू कमर्स की है, तो अगेन आप भी न्यू कमर्स लेके आ रहे हैं। सैयारा तू तो बदला नहीं है। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस सैयारा सक्सेस, बिकॉज आफ्टर लॉन्ग टाइम एक मैसिव सक्सेस हमारी इंडस्ट्री ने देखी। देखो, सक्सेस का मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। जो पिक्चर सक्सेसफुल हो जाए उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए क्यों चली, क्या। जो सक्सेस है, एक चीज़ याद रखिए, वो डिज़र्व करती। तो अगर आप उस फिल्म को देख के समझ नहीं पाए, वो आप में प्रॉब्लम है। तो लोग बोलेंगे ये नहीं है, वो नहीं। पिक्चर ऐसे सक्सेसफुल नहीं होती है, ऑडियंस पागल नहीं है। तो इसमें ऑफ कोर्स जब मैंने देखी तो मुझे 90% लगा। मुझे नॉर्मली 100 लगता है। अभी अगर बहुत ही ऐसे लगे कि ये पिक्चर है तो मैं बोल देता हूँ ये तो शॉर्ट है। मुझे ये 99% लगी, पर 100 मैं नहीं बोल पाऊँगा। और मुझे लगा क्या ये ऑल्जाइमर समझ पाएंगे लोग, क्योंकि उसका मेन कैच गाने तो थे। और मुझे वो पॉइंट बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जैसे कि जब एक लड़की की याददाश्त चली जाती और एक लड़का उससे प्रेम कर रहा है, जा यहाँ से! जा यहाँ से निकल! और वो बोलता है, और वो उसको रिकग्नाइज नहीं कर पा रही, और वो बोलता है डजेंट मैटर, वो किसी और को भाई इससे ऊपर तो लव हो ही नहीं सकता। अभी जो इस डायरेक्टर मोहित सूरी ने दिखाया है, हैट्स ऑफ टू, जो उसने रिस्क भी लिया होगा कहानी के ऊपर। इजी नहीं होता फिल्म बनाना, और उसकी कन्विक्शन हुई होगी। उसका बहुत टैलेंटेड लड़का है, उसको म्यूज़िक का बहुत सेंस है, और ही डिज़र्व्स दिस। आदित्य चोपड़ा दे डिज़र्व द प्रोडक्शन हाउस, डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो फिल्म में सर बात तो है, जो मर्जी क्रिटिसिज्म भी मिला है, लेकिन मैं कहूँगा नहीं, 100% फिल्म में बात है, और 100% ये डिज़र्व करती है, 100% दिल को छूती है, 100% एक्टिंग बहुत ही अच्छी है। और डायरेक्टर का काम तो बहुत बढ़िया है, बहुत ही मतलब उन्होंने बहुत सोच समझ के हर एक शॉट लिया है। और मैं आई एम श्योर लंबी पिक्चर बनाई होगी, काटा भी होगा इधर उधर। लोकेशंस अच्छी हैं, बहुत ही बॉम्बे को ही उन्होंने दिखाया है, बहुत पूरी वेल माउंटेड, इंडिया में शूट हुई है पहले। वेल माउंटेड फिल्म है। और नए लड़कों के साथ लेना मजाक है। अभी इसने बना दी हो कि मुझे बजट नहीं पता, मुझे माफ़ करना, पर 60 करोड़ में ऐसी जो मैंने पढ़ा है, हो सकता है 70 हो, 80 हो सकता है 40 हो, मैं नहीं कह सकता। मेरा 2 करोड़ है, तो मेरी पिक्चर नए लोगों के साथ और ये फिल्म में बहुत अंतर है। तो इसमें गट्स चाहिए। तो मेरे पिताजी होते थे तो वो गट्सी थे, मैं इतना गट्सी नहीं हूँ कि मैं 60 लगा दूँ। मेरे सब्जेक्ट को रिक्वायरमेंट नहीं है पैसों की। पर जिन्होंने भी ये रिस्क लिया है, अभी दे डिज़र्व दिस सक्सेस। और जब ऑडियंस बोलती है हमको ये पिक्चर पसंद आ रही है, तो मेरे हिसाब से सबको मुँह चुप रखना चाहिए, रहना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे हमारी एज ग्रुप के लिए नहीं है, या हमको पसंद नहीं है। ऐसा नहीं होता, फिल्म सब एज ग्रुप के लिए होती। तो अभी यंगस्टर जाते हैं, तो क्योंकि जो इमोशन होते हैं सबको छूते हैं। एंड जो कभी कभी हम फिल्म देखते हैं, हम इधर उधर बहक जाते हैं, पर हम पकड़ नहीं पाते कि ये इमोशन है, ये छुएगा। ऑडियंस पकड़ लेती, ऑडियंस आपसे पहले पकड़ लेगी। तो हम लोग फिल्म इंडस्ट्री में बैठते हैं एज क्रिटिक्स। अगर मैं क्रिटिक नहीं भी हूँ और मैं कोई फिल्म देख रहा हूँ, जैसे सायरा मैं देख रहा हूँ एज ए क्रिटिक, पर मुझे देखनी चाहिए एज ए ऑडियंस। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कोई भी फिल्म हो उसको एज ए ऑडियंस देखो, बिकम एन ऑडियंस। तो अगर आप इसको ऑडियंस की तरह देखेंगे तो बहुत इंटरटेनिंग फिल्म है। और इसमें जो उतराव चढ़ाव है, जो बीमारी है,
जो लड़की का आउटबर्स्ट है, छोड़ना मिलना, वो बहुत बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही मतलब दुख भरा भी है, दिल को छूता भी है, बट इट्स अ हैप्पी एंड। तो मेरे लिए मेरे को डाउट बट यू नेवर मेड अ लव स्टोरी। हाँ, आई मेड प्यार इश्क और मोहब्बत। प्यार इश्क और मोहब्बत। बट आई एम नॉट अ गुड लव स्टोरी मेकर, आई डोंट वांट टू मेक अ लव स्टोरी। और ये चल गई, इसका मतलब ये नहीं कि मैं लव स्टोरी बनाऊंगा, मैं अपने ही ट्रैक पर रहूँगा। और मेरे को पिक्चरें लव स्टोरी देखना बहुत मज़ा आता है, लेकिन मेरे माइंड जब मैं बनाता हूँ, मुझे उसका शूटिंग में मज़ा नहीं आता, करते हुए एक्शन का मज़ा आता है। और इससे बात है, एक पिक्चर जब मैं बहुत छोटा था 60s में एक फ़िल्म आई थी, रायन ओनील इंग्लिश फिल्म, उसका नाम था लव स्टोरी। वो ऐसी नहीं थी, पर उसमें भी लड़की को कैंसर होता है, लड़का, अरे 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 क्या चली थी, क्या मतलब इट वाज अ हार्ट ब्रेकिंग फिल्म जैसे ये है। तो लव स्टोरीज बहुत चलती है, सूरज भर जाती है स्टाइल की भी चलती हैं, एक दूसरे स्टाइल की भी चलती है, डिपेंड करता है उसमें नयापन क्या है, गाने कैसे हैं, सीन्स कैसे लिखे गए हैं, कुछ कॉमेडी है या नहीं है, ड्रामा कैसा है, दोस्ती कैसी है, एक चीज़ पर नहीं चलती, सबकी एक्टिंग की परफॉर्मेंस कैसी। तो ये एक टीम वर्क होता है, प्रोड्यूसर का बहुत बड़ा हाथ होता है जो पैसे लगा रहा है। नंबर 1 क्रेडिट गोज़ टू यशराज फिल्म्स, जिन्होंने रिस्क लिया। तो ये मैजिक नहीं होता है, आपको इसके ऊपर चांस लेना पड़ता है। पर जब हम देखते हैं फिल्म तो इट लुक्स मैजिक। तो मैजिक बनाने के लिए उसके पीछे अगर आप देखो, इट्स नॉट ईजी। So as we ended, magic is all about making films, and I think magic राजीव राजी का हमेशा रहा है। उनकी फिल्में अभी भी लोग देखते हैं, गाने सुनते हैं, तो आई एम श्योर इनकी नई फिल्म को भी लोग उतना ही प्यार देंगे। सर, जाते जाते व्हाट यू हैव टू से टू द ऑडियंस हु हैव लव्ड योर फिल्म, दे स्टिल लव यू। या मैं देखिए मैं अभी ऑडियंस की तरफ देख रहा हूँ, जोरा है, हवेली में ही था। वो आदमी नहीं, वो एक औरत थी। औरत? मैंने बहुत दिल से बनाई है, पर मैं कभी भी हाथ जोड़ के ऐसे नहीं करता हूँ, देखो, क्योंकि मुझे बहुत डर है कि ऑडियंस का दिल नहीं दुखे, ऑडियंस को ये नहीं लगे कि हमें मज़ा नहीं आया, बोर हो गए, हमारे पैसे वेस्ट हो गए, टाइम वेस्ट हो गया। तो मैं हमेशा ऑडियंस को बोलता हूँ, भैया पिक्चर तो ट्राई करो, देखने सोच समझ के देखो। तो मैंने कह दिया है कि मैंने 2 करोड़ के अंदर में बनाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अब आप ये देखो कि मैंने 2 करोड़ में कोई चमत्कार किया है या नहीं किया, ये आप मुझे बताओ, ओके। और आई एम सॉरी अगर मेरी एक्सपेक्टेशन अभी आपको लो लग रही होंगी, शायद फिल्म देखने के बाद आपको लगेगा नहीं हम कुछ बोल नहीं पा रहे, मुझे ऐसे लगता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू टू आज तक। आई एम वेरी हैप्पी गिविंग दिस इंटरव्यू। शुक्रिया आज तक के लिए, ये बहुत ही अच्छा चैनल है और सब ये इंटरव्यू देखें और कमेंट्स छोड़ें, मैं देखूंगा कमेंट्स। और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया, एंड उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह फिल्में बनाते रहें और ये मैजिक हमेशा बरकरार रहे। बहुत अच्छी बात कही आप, आपके मुंह में क्या कहते हैं, घी शक्कर। थैंक यू सो मच। ओके सर।